आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम अपनी क्लास को जो है कंटिन्यू रखते हैं। हम पिछली क्लास में हमने जो है वो यूरोपीय यूनियन को डिस्कस किया था और आज जो है इस क्लास में हम आसियान के ऊपर डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने जो है ये जो अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर का ये जो चैप्टर चल रहा है हमारी एनसीईआरटी का, इसको आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो इससे पहले हमने जो है यूरोपीय यूनियन के ऊपर डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा उसी चैप्टर का ये जो अगला हमें उसी चैप्टर में पढ़ना है, आसियान। ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर के रूप में निकल कर हमारे सामने आया है, जिसको हमें पढ़ना है। तो आज हम जो है आसियान को समझेंगे। अगर आसियान का फुल फॉर्म की बात करें तो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान। अब जैसे मैंने बताया कि ये जो आसियान है, ये जो हमारी एशिया है, इसके कुल 10 कंट्रीज़ ने मिलकर एक ट्रीटीज़ किया। अब ये 10 नहीं थी, स्टार्टिंग में जो है केवल 5 ही कंट्री ने जो है मिलकर एक आसियान का निर्माण किया। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ साथ हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हुआ कि जो इनके मेंबर्स होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ जो है आसियान में भी हुआ था और धीरे धीरे जो है इसके अंदर जो कंट्रीज़ हैं, इसके पड़ोसी देश थे, नेबर जो कंट्रीज़ थी, वो इसका पार्ट बनती है। तो आसियान की बात करें तो आसियान जो है वो 1967 में इस्टेब्लिश हुआ था। अब स्टार्टिंग में इसको केवल 5 कंट्रीज़ जो थी वो इसको जो है इस्टेब्लिश की थी। उनमें से कौन कौन सी थी? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये वो 5 कंट्रीज़ थी जिन्होंने ये डिसाइड किया था कि हमें एशिया के अंदर जो है वो कोऑपरेशन को बढ़ाना चाहिए और इसके लिए हमें फ्री ट्रेड एरिया होना चाहिए। हमारे बीच में कुछ ऐसी ट्रीटीज़ साइन होनी चाहिए जिसमें हम 5 कंट्रीज़ जो हैं आपस में बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के जो है हम आपस में ट्रेड कर सकें। हम एक दूसरे के बीच में जो कोऑपरेशन होता है उसको हम समझ सकें। इसके अलावा बहुत सारी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको हम आपस में शेयर कर सकें, ताकि हमारी जो इकोनॉमी है और जो हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसको हम ठीक कर सकें। तो इन उद्देश्यों को लेकर जो है वो आसियान 5 कंट्रीज़ ने इसको साइन किया और 1967 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया और धीरे धीरे जो है इसके अंदर और भी कंट्रीज़ जो है वो सामने आती गई। मैप में आपको जो नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर ये तमाम कंट्रीज़ जो हैं वो आसियान की जो पार्ट हैं वो या फिर मेंबर जो हैं वो बनती गई। अब इन 5 कंट्रीज़ के बाद में कौन कौन सी जो कंट्रीज़ हैं वो ज्वाइन हुई, ये इम्पॉर्टेंट है। ब्रुनोई जो है ये 1984 में जो है वो आसियान से जुड़ता है। इसके अलावा वियतनाम है, वियतनाम 1995 में जुड़ता है। इसके अलावा लाओस और म्यांमार, ये जो हैं ये कंट्री 1997 इसका पार्ट बनती हैं। और लास्ट में कंबोडिया, ये जो है ये 1999 में जो है वो आसियान का हिस्सा बनती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आसियान के बारे में समझना होगा। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं कि आसियान जो है वो क्यों मतलब बनाया गया या आसियान का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसका है कि ये जो है वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट, जितने भी लोगों के जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट होते हैं, चाहे वो उनके बॉर्डर को लेकर हो, रिवर को लेकर हो, कैसे भी करके उनका जो क्षेत्रीय डिस्प्यूट या विवाद होता है उसको सुलझाने के लिए जो है इसको साइन किया गया। ऐसा माना गया कि जब डिस्प्यूट होता है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट होता है, तो ये कोई वॉर का रूप ना ले कि भाई छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम कोई आर्म फोर्स ना खड़ी कर दें, हम जो है वो लड़ने पर उतारू ना हो जाए। कि ये मीटिंग्स करते हैं, कोई अगर डिस्प्यूट हो गया तो आपस में ये बैठते हैं, सब जितनी कंट्रीज़ के लोग हैं ये आपस में बैठते हैं और क्या प्रॉब्लम आ रही है तुम्हारे बीच में, किस चीज़ को लेकर आ रही है, उसको ये मीटिंग के द्वारा सॉल्व करते हैं। तो ये इसका सबसे पहला है कि जितने क्षेत्रीय विवाद होते हैं या फिर टेरिटोरियल डिस्प्यूट होते हैं उसको सॉल्यूशन उसका निकालने के लिए बिना किसी आर्म फोर्स के या बिना किसी लड़ाई झगड़े के जो है वो विवाद को सुलझाना जो है इसका एक एम है।
दूसरा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए अभी मैंने बताया कि इन कंट्रीज़ के बीच में ये अपनी जीडीपी को बढ़ाना चाहते थे, ट्रेड करना चाहते थे और इकोनॉमिक ग्रोथ को ये बढ़ाएं, इसलिए भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। ये क्या है? सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर ये भी आ जाता है कि सोशल प्रोग्रेस एक तो उनका बढ़ेगा और कल्चरल डेवलपमेंट भी होगा कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं इनके बीच में, एक तो सोशल प्रोग्रेस इनके बीच में होगा और साथ ही अपने कल्चरल जो चीज़ें हैं वो भी कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से शेयर करेंगे और कल्चरल डेवलपमेंट भी इससे इनका बढ़ेगा। प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। अब इसका एक और ऑब्जेक्टिव है कि ये जो रीजनल या फिर क्षेत्रीय शांति है और स्थिरता जो है इसको ये मेंटेन करते हैं या फिर इसको वो प्रमोट करते हैं कि भाई देखो हमारा ये जो पूरा एरिया है जितना भी साउथ एशिया का है, यहाँ पर हम किसी भी प्रकार की जो अशांति है उसको नहीं कायम करेंगे और हम जो है कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई समस्या आती है या डिस्प्यूट होता है किसी कंट्री के बीच में, तो इसको हम बहुत ही शांतिपूर्व तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। किसी भी प्रकार के हम अपने इस एरिया में जो है वो लड़ाई झगड़े को कोई स्थान नहीं देंगे। इसके अलावा ये जो 10 कंट्रीज़ हैं आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये उनके फ्लैग हैं। ये जो 10 कंट्रीज़ हैं इनके बीच में फ्री ट्रेड साइन किया गया, फ्री ट्रेड एरिया जो है वो साइन किया गया ताकि ये जो कंट्री है इनके बीच में फ्री ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सके, इकोनॉमिक ग्रो हो इससे। टू क्रिएट फ्री ट्रेड एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट, लेबर, सर्विसेज। The US and China have already signed the FTA with ASEAN। अब इनका जो FTA है, फ्री ट्रेड एरिया, FTA कब इसको साइन किया गया था? इसको आप 1993 में ये जो है फ्री ट्रेड एरिया बताया कि ये जो हमारा पूरा क्षेत्र है इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। तो ये एक एग्रीमेंट या फिर एक तरीके से पॉलिसी लाई गई 1993 में कि ये जो पूरा एरिया है वो फ्री ट्रेड होगा, इसके अंदर कोई भी जो है वो ट्रेड कर सकता है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। अब FTA पे जो है वो US और चाइना ने भी साइन किया हुआ है कि US और चाइना भी जो है वो इस क्षेत्र के जितने कंट्रीज़ हैं उनके साथ फ्री ट्रेड कर सकती है। इंडिया है साइनड विथ 2 कंट्रीज, सिंगापुर और थाईलैंड। इसी तरीके से इंडिया जो है, इंडिया ने भी साइन किया हुआ है किसके साथ? सिंगापुर के साथ और थाईलैंड के साथ। इसके काफ़ी अच्छे खासे जो रिलेशन है या संबंध है ट्रेड के मामले में वो सिंगापुर और थाईलैंड से बना हुआ है। अब आसियान वे समझते हैं इसको, इस पे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए, चाहे वो CUT का हो या बोर्ड का एग्ज़ाम हो। तो आसियान वे को हम समझते हैं कि ये क्या है। It is an interaction that is informal, confrontation and cooperative, aimed at promoting supranational structure in ASEAN। इसको सरल और सीधी और डायरेक्ट अगर शब्दों में समझे तो आसियान जो है वो एक इनफॉर्मल ग्रुप के रूप में सामने आया था। ऐसा नहीं है कि ये कोई पॉलिटिकल विंग की तरह सामने आया या फिर पॉलिटिकल ग्रुप बन के आया कि हम बहुत सारी स्ट्रेटजी, पॉलिसी, सिक्योरिटी को लेकर चीज़ों को देखेंगे वर्ल्ड के अंदर। हम वर्ल्ड के अंदर जो है चाइना, USA, जापान, USSR या रसिया इनको लेकर कॉम्पीट करेंगे, हम एक सुपर पावर बनेंगे, इस तरीके का कोई एम नहीं था। ये बेसिक इनफॉर्मल जो ग्रुप होता है या इनफॉर्मल एक तरीके से जो कम्युनिटी बनाई जाती है या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, उस एम को लेकर ये आया था कि भाई देखो हम अपने इस छोटे से एरिया के अंदर जो है पीस कोऑपरेशन को बनाए रखेंगे, जितने डिस्प्यूट होंगे उसको शांतिपूर्व तरीके से सॉल्व करेंगे और यही ट्रेड को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और इससे क्या होगा, हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएंगे। इन सब छोटे छोटे एम को लेकर जो है इसको बनाया गया था। इसका कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इसने अपने आप को चेंज किया और एक सुपर नेशनल स्ट्रक्चर के रूप में ये सामने आया। तो इसी को आसियान वे बोला गया। अब 2003 के अंदर आसियान कम्युनिटी की भी स्थापना होती है, इसे इस्टेब्लिश किया जाता है और ये जो है वो 3 पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ है। यानी इसके अंदर जो है 3 और पिलर खड़े हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है
आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी। धीरे धीरे ये कैसे जो इनफॉर्मल ग्रुप के रूप में ये बना था और धीरे धीरे ये पॉलिटिकली और एक तरीके से कैसे अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर के रूप में ये आया, उसी का स्टेप्स है कि 2003 तक आते आते एक इसने बड़ा ग्रुप बना लिया। वो कौन कौन से थे? पहला आसियान सिक्योरिटी काउंसिल थी, कम्युनिटी थी सॉरी, और दूसरा जो है वो है आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, और तीसरा जो है वो है आसियान सोशल कल्चरल कम्युनिटी। आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। अब ये आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी जो है वो क्या है? वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो है उसको ये सॉल्व करता है, और ये क्या करता है? ये प्रमोट करता है रीजनल पीस को, कि हमारे क्षेत्र के अंदर जितने भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट होंगे उसका जो सॉल्यूशन है उसको मीटिंग के थ्रू ही सॉल्व किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लड़ने के लिए उतारू हो जाए। अगर थोड़ी सी बात हुई है, किसी बॉर्डर को लेकर कोई इशू है, रिवर को लेकर इशू है, या फिर कहीं तरीके से कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो आप शांति तरीके से मामले को सुलझाएं, ना कि वॉर की स्थिति ले आएँ। इसके अलावा साथ ही साथ ये रीजनल पीस को जो है वो प्रमोट करेंगे। इसी तरीके से आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है वो क्या करता है? वो कॉमन मार्केट ओपन करता है। किसके लिए? आसियान कंट्रीज़ के लिए, और जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो प्रोवाइड कराता है। इसी तरीके से तीसरी जो कम्युनिटी है वो है आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। ये क्या कहता है? इसका मेन मोटिव जो है वो है आसियान के अंदर सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि विज़न, इसका जो आसियान का विज़न है 2020 का, इसको हम समझते हैं, क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर इसको हम डिस्कस करते हैं। द आसियान विज़न 2020, आसियान वाज रैपिडली ग्रोइंग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। इस 2020 का जो इनोवेशन है ये क्या है? कि ये एक तरीके से तेज़ी से बढ़ती हुई एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये इतना सक्सेसफुल है, इतना सक्सेसफुल रहा है कि जहाँ ये 5 कंट्रीज़ के साथ अपने आप को इस्टेब्लिश करता है, वो आगे चलकर 10 कंट्रीज़ के में जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं इसके साथ साइन करना चाहते हैं। इन आसियान कंट्रीज़ के अलावा भी इसकी जो ट्रीटीज़ हैं, इसकी जो कम्युनिटी हैं और इसकी जो पॉलिसीज़ हैं, उससे भी बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं बड़ी बड़ी, जैसे चाइना, यूएसए, इंडिया, ये भी इसका पार्ट बनना चाहते हैं। ये आसियान का डायरेक्ट पार्ट नहीं है, लेकिन इन्होंने जो पॉलिसीज़ बनाई है, जैसे फ्री ट्रेड एरिया, ये जो एग्रीमेंट है, इससे जुड़ने के लिए जो है वो कंट्रीज़ अपने आप को इसके साथ जो है वो जोड़ती हैं। जैसे इंडिया ने सिंगापुर और थाईलैंड के साथ एग्रीमेंट किया है, वैसे ही चाइना और यूएसए ने जो है वो फ्री ट्रेड एरिया के साथ भी साइन किया है। तो ये एक तरीके से बहुत तेज़ी से ग्रो करता हुआ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो है ये एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के रूप में एक बहुत बड़ा रोल जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर इसने निभाया है। इसके अलावा अगला जो इसका विज़न है वो है कि इस पूरे क्षेत्र के अंदर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है इनके रीजन के अंदर, तो वो किसको बढ़ावा देगा? वो नेगोशिएशन को बढ़ावा देगा, कि हम आपस में बैठते हैं और डिस्कस करते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम आई है और क्यों जो है ये डिस्प्यूट हुआ, या फिर ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों एमर्ज हुआ। उसके लिए नेगोशिएशन को प्रमोट किया जाएगा, नेगोशिएशन को सबसे ज़्यादा इनकरेज दिया गया है। इनका ये एम या फिर इनका एक विज़न है 2020 का, कि भाई हमें किसी भी प्रकार से हमारे इस एरिया के अंदर जो है वॉर नहीं लानी है। हमें कैसे न कैसे करके जो है नेगोशिएशन या फिर मीटिंग के थ्रू हम बातचीत के जरिए जो है अपने कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करेंगे। टू वर्क टूवर्ड्स एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट सच एज द कंबोडिया कॉन्फ्लिक्ट एंड द ईस्ट टाइमूर क्राइसिस एंड होल्ड एनुअल डिस्कशन इन ईस्ट एशियन कोऑपरेशन थ्रू मीटिंग्स। ये बताते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट के एंड करने में, यानी कि कोई भी विवाद होता है तो उसको एंड करने में केवल और केवल मीटिंग और नेगोशिएशन को ही सबसे आगे रखते हैं। और ये एग्जाम्पल भी देते हैं कि कंबोडिया में जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उसके अंदर भी इन्होंने जो है मीटिंग्स और डिस्कशन को सबसे ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट दिया। इसी तरीके से ईस्ट जो तैमूर क्राइसिस था उसके अंदर भी इन्होंने इसी फैसले को या फिर इसी स्ट्रैटेजी को भी अपनाया था। तो यहाँ पर हमने आसियान के कुछ बेसिक फीचर को हमने समझा जो आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। और एनसीईआरटी में जो अगला पॉइंट आता है या सब हेडिंग आती है वो आती है द राइज ऑफ चाइनीज़ इकॉनमी। अब यहाँ पर हमको चाइनीज़ जो इकॉनमी है वो कैसे कैसे ग्रो किया है उसको हमें समझना है। इन द बिगिनिंग चाइना वॉज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री लाइक इट्स टुडे। Chinese economy success has grown significantly since 1978, emerging as a great power. It is projected to overtake the US as the world's largest economy 2040। क्या बताया गया कि चाइना जो है वो पहले एक डेवलप कंट्री नहीं था जैसे कि अभी दिख रहा है। चाइना हर जगह चाइना का जो इम्पैक्ट है वो आपको नज़र आता है, चाहे वो मार्केट को लेकर हो या फिर सस्ते प्रोडक्ट को लेकर हो। चाइनीज़ जो इकॉनमी है या चाइनीज़ प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड के अंदर आपको हर जगह दिखाई देगा। लेकिन ये बताया गया है कि चाइनीज़ जो इकॉनमी है या चाइना जो है वो पहले इतने डेवलप नहीं थे। 1978 के बाद इन्होंने अपनी इकॉनमी को जो है वो डेवलप करना स्टार्ट किया था और आज के टाइम पर वो एक ग्रेट पावर के रूप में आए हैं। और इन्होंने अपनी जो इकॉनमी है उसे इस तरीके से प्रोजेक्टेड किया हुआ है कि 2040 तक वो जो यूएस है उसको वो पीछे छोड़ देंगे। इस तरीके से चाइना ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया हुआ है। अब समझते हैं कि इनकी जो इकॉनमी इतनी तेज़ी से बढ़ी है कि ये 2040 तक इस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्टेड किए हुए हैं कि ये यूएस को भी पीछे छोड़ देंगे। इनकी जो इकॉनमी है वो यूएस को चैलेंज करेगी। तो इसके पीछे कुछ फैक्टर हैं, उसको हम समझते हैं कि इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इनकी इकॉनमी को आगे बढ़ाने में इंक्लूड करती है। तो सबसे पहला है लार्ज पॉपुलेशन, वेस्ट लैंड मैस, रिच नेचुरल रिसोर्सेज, स्ट्रैटेजिक रीजनल लोकेशन और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस वजह से जो है इनकी इकॉनमी दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ रही है। 1949 द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे PRC कहा जाता है, कम इनटू बिगेन आफ्टर द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ जेडोंग। इट इकॉनमी वॉज इनिशियली बेस्ड ऑन सोवियत मॉडल। ये बताया गया कि चाइना जो है वो 1949 में बना। कब? 1949 में। किसके अंडर में आया? जब यहाँ पर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ। और ये किसके लीडरशिप में हुआ था? माओ जेडोंग। माओ जो है वो कार्ल मार्क्स से ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। कार्ल मार्क्स ही जो है वो सबसे बड़े सोशलिस्ट माने जाते हैं। तो माओ जो है वो यहाँ पर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन करते हैं और यहाँ पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इस जो आज हम चाइना को देखते हैं, ये चाइना जो है उसको स्थापित किया जाता है 1949 में इसको मिलता है। और ये किस तरीके के मॉडल को अपनाते हैं? ये इन्फ्लुएंस होता है किससे? सोवियत मॉडल। जो सोवियत सिस्टम में सोशलिज्म चल रहा था, जो सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही थी, वही चीज़ चाइना भी अपना लेता है और चाइना की भी इकॉनमी ग्रो होती है। चाइना अडॉप्टेड सोशलिज्म एंड डिड नॉट बिल्ड स्ट्रॉन्ग लिंक विद द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। जैसे यूएसएसआर में भी हमने देखा था कि यूएसएसआर जो है वो सोशलिज्म पर और डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर जो है वो सबसे अधिक फोकस करता था। वो टेक्नोलॉजी से बहुत दूर रखता था अपने आप को, और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड जो है, जो कैपिटलिज्म था, उससे वो अपने आप को दूरी बनाए रखता था। तो जब ये चाइना जो है वो उसने जो सोवियत मॉडल को अपनाया, तो जाहिर सी बात है ये भी कैपिटलिज्म को अवॉइड करेगा और कैपिटलिज्म से अपनी दूरी जो है वो बनाए रखेगा। तो अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना स्वाभाविक है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है कि इनके पास लिमिटेड चॉइस होते हैं, किसके? रिसोर्सेज के, कि अब इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी। इनके पास जितनी टेक्नोलॉजी या साइंस जो है वो वेस्ट के पास है,
वेस्ट कंट्रीज़ के पास है वो इनके पास नहीं होगी। अब ये क्या कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर, अब इन्होंने यूएसएसआर से हेल्प लिया और अपने इन्वेस्टमेंट को जो है वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री के उसमें कन्वर्ट किया। अब सोशलिज्म और सोशलिज्म जब मिलेंगे तो भाई ये एक दूसरे की हेल्प करना स्वाभाविक है, वो मानेंगे ही मानेंगे। तो जो चाइना है उसने कैपिटलिस्ट कंट्रीज जो है उनसे हेल्प ना लेकर किससे मदद लिया, यूएसएसआर से लिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी सोशलिज्म था। अब सोशलिज्म और सोशलिज्म दोनों मिलकर जो है आपस में इकोनॉमी को ग्रो करने में लगे। अब इन्होंने, चाइना ने क्या किया, अपने एग्रीकल्चर को शिफ्ट कर दिया किस पे, इंडस्ट्री के ऊपर। अब तीसरी जो बात है वो ये है कि इनके पास, यानी कि चाइना के पास जो है नो फॉरेन करेंसी। अब फॉरेन करेंसी जब इनके पास नहीं होगी तो क्या होगा, ये ट्रेड नहीं कर सकते। अब इनका जो प्रोडक्ट होगा वो ना तो बाहर किसी को इंपोर्ट हो सकता है, ना ही एक्सपोर्ट हो सकता है चीज़ें। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई भी फॉरेन करेंसी नहीं है और ये ना ही फॉरेन करेंसी को एक्सेप्ट करना चाहते थे। इसलिए अब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी और गुड्स के मामले में ये बहुत ज़्यादा पीछे रह गए। लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि इसका कुछ ना कुछ तो अल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा। तो इन्होंने, चाइना ने क्या किया, इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम जो है वो खुद ही सारी चीज़ें अपने घर के अंदर जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। अब जितनी भी गुड्स हैं उसे डोमेस्टिकली जो है वो बनाया जाएगा। इनके पास रिसोर्सेज बहुत सारी हैं और अगर कुछ चीज़ें कम पड़ती हैं तो बगल में इनके यूएसएसआर है, वहाँ पर भी सोशलिज्म है, तो वहाँ से भी चीज़ों को ये ले लेंगे, क्योंकि ये दोनों सोशलिज्म आपस में भाई भाई हैं। तो अब इन्होंने जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट या गुड्स को इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया और अपनी जितनी भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं या इनके स्टेट, इनकी इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है, वो खुद ही अपने स्टेट या अपनी कंट्री के अंदर ही वो बनाना प्रेफर किया। इसके अलावा चाइना फोकस्ड ऑन एजुकेटिंग इट्स सिटीजन एंड इंश्योरिंग बेटर हेल्थ केयर स्टेप टुवर्ड बिकमिंग अ डेवलप्ड कंट्री। अब चाइना ने क्या किया, चाइना ने अब इनको अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा ग्रो करना था, तो इन्होंने जो है एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। इन्होंने अपने ही जो सिटीजन्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजेबल बनाना बेहतर समझा कि भाई इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एजुकेटेड किया जाए, ताकि ये खुद ही टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी जो है वो बनाए, विकसित करें और हमारे स्टेट की जो इकोनॉमी है उसको वो डेवलप करें। इसके अलावा इन्होंने जो है हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सब मामलों में सबसे ज़्यादा फोकस किया, जिससे ये एक डेवलप कंट्री बन सके। चाइना इस्टेब्लिश इट्स रिलेशन विद द यूनाइटेड स्टेट 1972। लेकिन ये देखा गया कि वक्त के साथ साथ चीज़ों को, जैसे यूएसएसआर में जब मिखाइल गोर्बाचेव आते हैं तो वो चीज़ों को नॉर्मलाइज करते हैं, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं और अपने जो रिलेशन होते हैं उसे उन्होंने जो है वो कैपिटलिज्म की तरफ मोड़ा था। उन्होंने भी जो वेस्ट की जो कंट्रीज़ थी उनके साथ अपने रिलेशन को जो है नॉर्मलाइज किया था और कैपिटलिज्म के कुछ फीचर को जो है वो यूएसएसआर के अंदर अडॉप्ट किया था। तो चाइना भी अब ऐसी कंडीशन इसके पास आ गई कि इन्होंने भी जो है वो यूएस के साथ अपने रिलेशन को बनाना स्वाभाविक समझा या फिर उनके साथ उन्होंने बनाया। और ये रिलेशन कब बनाया इन्होंने 1972 में जाकर चाइना के साथ रिलेशन किया, ट्रेड को लेकर, डिफेंस को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर इन्होंने अपना जो रिलेशन है वो यूनाइटेड स्टेट के साथ इस्टेब्लिश किया। इसके अलावा 1973 में जाओ एंड लाई ने जो है वो 4 मॉडर्नाइजेशन को भी अडॉप्ट किया। अब इन्होंने समझ लिया कि हमारी इकोनॉमी को और ग्रो करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को जो है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा, हमें कुछ रिफॉर्म लाने पड़ेंगे, तभी हम जो है वो तेज़ी से अपनी इंडस्ट्री को जो है वो बढ़ा सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को जो है वो बढ़ा सकते हैं। अब जब 1973 में जो है चाइना है उसकी बागडोर जाओ एंड लाई के पास आती है, तब ये 4 मॉडर्नाइजेशन के कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं या फिर 4 जो
ऑप्शंस हैं उसमें ये मॉडर्नाइजेशन लाते हैं। सबसे पहला जो है वो एग्रीकल्चर, ये चाहते हैं कि जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी एग्रीकल्चर की, उसके अंदर नई नई टेक्नोलॉजी और नई चीज़ें जो है वो अडॉप्ट की जाए। इसके अलावा इंडस्ट्री में भी नई नई मशीनें, नई नई टेक्नोलॉजी को जो है वो अडॉप्ट करते हैं। इसी तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और मिलिट्री के अंदर, क्योंकि भाई वॉर की कंडीशन कभी भी हो सकती है, तो अपने मिलिट्री को भी स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये वो 4 चीज़ें हैं जिनके अंदर जो है 1973 में मॉडर्नाइजेशन को अपनाया गया था। और ये किसके द्वारा ये किया गया, ये जाओ एन लाई के द्वारा किया गया था। इसके अलावा आगे बढ़कर 1978 में जब लीडरशिप जो है वो डेंग जियाओपिंग के हाथ में आती है, तब ये क्या करते हैं, ये चाइना के अंदर अनाउंस कर देते हैं किसकी, ओपन डोर पॉलिसी लेकर आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है कि ओपन डोर पॉलिसी किससे रिलेटेड है, ये डेंग जियाओपिंग से रिलेटेड है। और ये कब इंट्रोड्यूस किया गया चाइना के द्वारा, ये 1978 में जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इसके द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया गया इसके अंदर, चाइना के अंदर, कि अब इसके अंदर ओपन डोर पॉलिसी किया गया कि भाई देखो आप जो है चाइना के अंदर जो है आप ट्रेड कर सकते हैं, चाइना के अंदर माल को इंपोर्ट किया जा सकता है, चाइना के जो माल है उसे एक्सपोर्ट किया जा सकता है। अब ये फैसिलिटी भी जो है वो चाइना के अंदर आ गई, जहाँ पहले इनके पास कोई फॉरेन करेंसी नहीं थी, जिस वजह से जो है चाइना के अंदर ना तो कोई ट्रेड हो सकता था, ना ही कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है। तो ये जो बैरियर थे इनको ख़त्म कर दिया गया। और इससे क्या हुआ कि चाइनीज़ जो ट्रेड है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। देयर वॉज नो शॉर्टेज ऑफ फॉरेन करेंसी, अब इनके पास फॉरेन करेंसी को कोई भी किसी भी प्रकार की जो है वो शॉर्टेज नहीं रही। और चाइना जो है वो इन्वेस्टिंग करने लगा कि यहाँ पर अदर कंट्रीज़ के अंदर, अब वो इन्वेस्ट करने लगा बाहर की कंट्रीज़ के अंदर और बाहर की भी टेक्नोलॉजी को जो है वो अडॉप्ट करने लगा। अब यहाँ पर हम जो है वो इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप को समझते हैं कि इंडिया और चाइना का कैसा संबंध है। आप न्यूज़ में तो देखते होंगे कि भाई इंडिया और चाइना के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रही है। कभी भी आप जो है इंडिया और चाइना की जो न्यूज़ जब आप देखते हैं तो कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं देखते। तो आज हम समझते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में कैसे रिलेशन रहे हैं, उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इन दोनों के बीच में जो है वो बॉर्डर डिस्प्यूट है, इंडिया और चाइना के बीच में। किसको लेकर, अरुणाचल प्रदेश को लेकर, अक्साई चीन, ये 2 रीजन हैं जिसको लेकर इसके साथ चाइना के साथ हमारी लड़ाई हमेशा बनी रही है। एक तो अरुणाचल प्रदेश है। आप जब देखते होंगे इंडिया का मैप, जब अरुणाचल प्रदेश जो है तो हमेशा से ये जो चाइना है, चाइना बोलता है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है वो हमारा हिस्सा है। और जो उनका जो मैप है उसके अंदर भी वो अरुणाचल प्रदेश को एज अ चाइनीज़ पार्ट जो है उसको वो बताता है। लेकिन जो इंडिया का मैप है वो क्लियरली बताता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो इंडिया का पार्ट है। तो इसको लेकर काफ़ी बॉर्डर डिस्प्यूट रहा है। और अक्साई चीन को लेकर भी रहा है, जो कि लद्दाख में है। अब लद्दाख के मामले में देखें तो लद्दाख का कुछ हिस्सा जो है वो बॉर्डर चाइना कहता है कि दावा करता है कि ये जो है वो हमारा हिस्सा है, जिसे हम अक्साई चीन कहते हैं। तो ये जो 2 कंट्रीज़ हैं इनके बीच में जो है वो ये जो 2 क्षेत्र हैं, एक तो अरुणाचल प्रदेश और दूसरा अक्साई चीन, ये हमारा मेजर बॉर्डर डिस्प्यूट है। किसके बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में। इसके अलावा अगला पॉइंट जो है वो है कि चाइना ने 1950 में 1950 में जो है तिब्बत के ऊपर आक्रमण किया और तिब्बत के ऊपर जो है वो टेक ओवर किया। अब ये देखकर इंडिया ने जो है वो तिब्बत को प्रोटेक्ट करने की सोची और उसको प्रोटेक्ट किया। अब इससे क्या हुआ, इससे चाइना और इंडिया के बीच में एक मेजर इशू आया, इनके रिलेशन और ज़्यादा ख़राब हुए। इसके अलावा एक और बात हुई कि जो इंडिया है उसने दलाई लामा, जब ये जो घटना हुई तिब्बत के ऊपर, जब चाइनीज़
ने जो है वो टेक ओवर करने की सोची, तो इंडिया ने उसको प्रोटेक्ट करने की सोचा और प्रोटेक्ट भी किया। लेकिन अब यहाँ के जो दलाई लामा थे वो भागकर जो है वो इंडिया आ गए और इंडिया ने जो है उनको शेल्टर दिया, उनको रहने की सुविधा दी, उनको जो है उनको सुरक्षित किया। इससे क्या हुआ, इससे चाइना काफ़ी गुस्साया और चाइना के अंदर इंडिया को लेकर और ज़्यादा जो है वो बिहेवियर उसका जो है वो बिगड़ गया। अब इससे क्या हुआ, इससे इंडिया और चाइना के बीच में पंचशील एग्रीमेंट हुआ था, इसको उसने तोड़ दिया, इसको उसने ख़त्म कर दिया। इसके अलावा 1962 में जो है वो चाइना ने सीधा सीधा इंडिया पर अटैक कर दिया और सीधा सीधा जो है वो बॉर्डर वॉर हुआ इंडिया और चाइना के बीच में। इसके अलावा जो चाइना है उसने 1982 में जो है एग्रीकल्चर के अंदर प्राइवेटाइजेशन जो है वो लेकर आया था और 1998 के अंदर जो है इंडस्ट्री के अंदर वो प्राइवेटाइजेशन लेके आया था, ताकि इनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर सके। इसके अलावा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, किसके लिए, ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म करने के लिए। फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो अलाउ हुए कि वो अपने इंटरप्राइजेस को सेट कर सके। द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लीड टू अ राइज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इंक्रीज रूरल इनकम्स। अब प्राइवेटाइजेशन से क्या हुआ कि एग्रीकल्चर के अंदर जब प्राइवेटाइजेशन को लेकर आया गया तो इससे एक तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन तेज हुआ, साथ ही साथ जो रूरल इनकम थी वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ी। 2001 के अंदर चाइना बिकम अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 2001 में चाइना जो है वो WTO का मेंबर बन जाता है। अब WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ जुड़कर जो है इसने अपने व्यापार को वर्ल्ड वाइड लेवल पर आगे बढ़ाया। इसके अलावा वेरियस कंट्रोवर्सीज कंट्रीज लाइक जापान, US, आसियान मेंबर्स एंड रसिया, इन्होंने जो है वो चाइना के साथ ट्रेड करने की जो है वो ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। अपने सारे जो कंट्रोवर्शियल पॉइंट थे, जितने भी डिस्प्यूट है, उसको वो भूल कर, क्यों, क्योंकि भाई अब चाइनीज़ जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी थी और अब इनके जो प्रोडक्ट हैं, इनके जो माल हैं वो काफ़ी सस्ते दामों पर जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर अवेलेबल होने लगे। तो जाहिर सी बात है कि जितनी भी मार्केट हैं और जितनी भी कंट्रीज़ के जो सेलर हैं या बायर हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो उन्होंने अपने पर्सनल डिस्प्यूट को भूल कर अब चाइना के साथ जो है वो ट्रेड के लिए एंगेज हुए और जो है इन सभी लोगों ने जो है वो चाइनीज़ इकोनॉमी जो है उसको एक इन्फ्लुएंस के रूप में रिकॉग्नाइज़ किया, उसको मान्यता भी दिया कि चाइनीज़ इकोनॉमी जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है और इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा दिसंबर 1988 में जो है वो राजीव गांधी चाइना के अंदर विज़िट करते हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। और इससे क्या होता है कि इंडो चाइना रिलेशंस जो है वो काफ़ी इम्प्रूव होते हैं और इसी उद्देश्य से जो है वो कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी जो लीडर होता है वो अगर दूसरी कंट्री में जाता है तो मेन मकसद उसका यही होता है कि उनसे हमारी जो दोस्ती है वो स्ट्रॉन्ग हो सके और हमारे जो जितने भी विवाद हैं उसको ख़त्म किया जा सके और हमारे बीच में कुछ ना कुछ एग्रीमेंट साइन हो, कुछ ट्रीटीज साइन हो जिसके बेसिस पर हम अपने रिलेशन को मजबूत कर सकें। बोथ कंट्रीज साइन एग्रीमेंट। अब जैसे राजीव गांधी जब चाइना गए तब उसका इम्पैक्ट यही हुआ, जैसे अभी मैंने बताया कि इन अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग कर सके, अपना जो रिलेशन है उसे दोस्ताना रूप में कैसे कन्वर्ट किया जाए उसके लिए कुछ कुछ चीज़ों पर ये साइन ज़रूर करते हैं। इसी तरीके से इन्होंने भी कुछ चीज़ों पर साइन किया। सबसे पहला कि कल्चरल एक्सचेंज जो है, कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये दो चीज़ों पर जो है वो मेजरली इन दोनों कंट्रीज़ ने साइन किया कि अब हम कल्चरल एक्सचेंज करेंगे, आपकी जो संस्कृति है उसको भी हम मान्यता देंगे, उसको भी हम अडॉप्ट करेंगे और हमारी भी कल्चरल
जो चीज़ें हैं या हमारी जो वैल्यू है उसको भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में कोऑपरेशन की बात की गई। आफ्टर 99 में इनकी हमारी जो इंडिया और चाइना के जो ट्रेड सिस्टम था या ट्रेड था वो 30% लगभग 30% एनुअली जो है वो बढ़ गया, केवल और केवल इस एग्रीमेंट के चलते। इसके अलावा जो बात कहाँ बिगड़ी, चाइना ने जब पाकिस्तान की हेल्प करी न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर। अब चाइना ने क्या किया, जब पाकिस्तान ने जो है न्यूक्लियर वेपन को बनाना चाहा तो उसमें चाइनीज़ जो लीडर थे या चाइनीज़ मिलिट्री या डिफेंस सिस्टम जो था उसने जो है पाकिस्तान की हेल्प करी न्यूक्लियर प्रोग्राम के थे अंदर, कि आप भी जो है एक न्यूक्लियर वेपन बनाएं और न्यूक्लियर के क्षेत्र में आप अपने आप को आगे बढ़ें। अब जाहिर सी बात है कि इंडिया का पड़ोसी देश है पाकिस्तान, और अगर वो वेपन बना रहा है और उसका पड़ोसी देश है वो, तो और इसके साथ खतरा भी है क्योंकि समय समय पर इसके साथ वॉर होता रहा है और आप उसी की हेल्प कर रहे हो जो कि मेरा दुश्मन है। तो जाहिर सी बात है आप अगर हेल्प कर रहे हो, आपके और मेरे रिलेशन अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं हम में जो है वो खटास आनी ही आनी है। तो इसी वजह से इंडिया और चाइना के बीच में जो है वो थोड़ी जो खटास है वो यहाँ से स्टार्ट हुई। चाइनीज़ मिलिट्री रिलेशन विथ बांग्लादेश एंड म्यांमार, ये भी एक तरीके से नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है इंडिया के ऊपर। अब चाइना जो है वो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ भी साइन करता है, मिलिट्री रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। अब ये भी इनको वेपन दे रहा है कि भाई आप अपने आर्म फोर्स को स्ट्रॉन्ग करो, अलग अलग हथियार दे रहा है, मिलिट्री रिलेशंस बना रहा है उनके साथ, किसके साथ, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। अब इंडिया के ये पड़ोसी देश हैं और इनके साथ भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर डिस्प्यूट होता रहता है। जब हमारे जो पड़ोसी मुल्क के लोग हैं उनसे हमारी लड़ाई है थोड़ी बहुत चीज़ों को लेकर, लेकिन फिर भी इसके बावजूद जो है आप उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हो चीज़ों को लेकर, तो कहीं ना कहीं इस चाइना और इंडिया के बीच में रिलेशन को लेकर थोड़ी खटास आनी स्वाभाविक है। तो ये भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया और चाइना को लेकर। इसके अलावा अभी तक हमने चाइनीज़ इकोनॉमी के केवल एक पक्ष को देखा है कि भाई इकोनॉमी उसकी ग्रो ही हो रही है, और ऐसा माना गया कि उसको इस तरीके से प्रोजेक्टेड किया गया है कि 2040 तक आते आते इनकी इकोनॉमी जो है वो यूएस को पीछे छोड़ देगी। लेकिन इसके अंदर कुछ कुछ लिमिटेशन भी है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट देखे जाए चाइना के अंदर तो वो बढ़ा है, लगभग 100 मिलियन लोग जो हैं वो जॉब की तलाश करते हैं। किसके अंदर? चाइना के अंदर। इसके अलावा फीमेल एम्प्लॉयमेंट को देखा जाए कि उनकी वर्किंग कंडीशन तो वो काफ़ी ख़राब है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल और करप्शन, इसको लेकर भी यहाँ पर जो लिमिटेशन बोलें इसको या चीज़ें ख़राब चल रही हैं वो चीज़ें हैं। काफ़ी इन्वायरमेंट को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम है कि चाइनीज़ इंडस्ट्री इतनी बड़ी बड़ी लगा रखे हैं इन लोगों ने, क्योंकि अब इंडस्ट्री होगी तो सस्ते माल जो है ये बना पाएंगे, सस्ते माल बनाएंगे तो ये ट्रेड को काफ़ी इम्पैक्ट होगा इनका ट्रेड के ऊपर, अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा तेज़ी से। तो इससे कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट भी प्रदूषित होता है, इन्वायरमेंटल इशूज़ भी आती है। तो चाइना के अंदर इन्वायरमेंटल इशू भी है, इसके साथ ही साथ यहाँ पर करप्शन के लेकर भी समस्याएँ बनी हुई हैं कि यहाँ की जो कंट्रीज़ हैं इनके अंदर भी करप्शन मौजूद है। तो ये कुछ कुछ जो है वो लिमिटेशन है, ऐसा माना जा सकता है चाइना के अंदर। केवल ऐसा नहीं माना जा सकता कि ये एक डेवलप कंट्री है और इसकी इकोनॉमी जो है वो केवल पॉजिटिव तरीके से ग्रो हो रही है, इसके अंदर भी कुछ कुछ खामियां हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर हम जापान को देखते हैं। हालांकि इसको एक टॉपिक के रूप में आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन साइड में बॉक्स के रूप में जापान और कोरिया, साउथ कोरिया को जो है वो दिया गया है। इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको बताना स्वाभाविक समझता हूँ कि जब आपका सीयूटी का एग्ज़ाम होगा या फिर बोर्ड का एग्ज़ाम हो तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ये
MCQ में या फिर वन लाइनर के रूप में पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये आपका NCERT का एक तरीके से हिस्सा है। तो जापान इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड आफ्टर द US एंड चाइना। जापान जो है वो वर्ल्ड के अंदर तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, किसके बाद? US और चाइना के बाद। इट हैज़ लिमिटेड मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ ड्यू टू इट्स पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर। ये कहते हैं कि इनके पास मिलिट्री कैपेबिलिटी जो है वो काफ़ी सीमित है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बनाया है वो काफ़ी पैसिफिस्ट है, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिसको इन्होंने अपनाया है। इन सब के बावजूद जो है जापान जो है वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज रखता है, और हाईली डेवलप्ड इंडस्ट्रीज जो हैं वो जापान के अंदर मौजूद हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में अगर आप देखेंगे तो जापान बहुत आगे है। इसी के अलावा जो डेवलप्ड इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी इसके जापान के अंदर जो है वो आपको देखने को मिलेगी। आप रोबोट देख रहे होंगे, हमारे जितने बड़े बड़े रोबोटिक इंडस्ट्री जो है वो जापान के अंदर हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में जापान जो है वो बहुत आगे है। इट हैज़ अ वेरी पावरफुल इकॉनमी। इसके पास एक बहुत शक्तिशाली जो अर्थव्यवस्था है वो मौजूद है। विच गिव इट्स पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ग्लोबली, जो कि भले इसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी उतनी नहीं है, लेकिन इसकी जो इकॉनमी है वो बहुत पावरफुल है, जो कि इन्फ्लुएंस करती है, ग्लोबली इन्फ्लुएंस करती है पॉलिटिकल एस्पेक्ट को। इसकी टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एडवांस लेवल पे इसकी टेक्नोलॉजी है। ये भी कहीं ना कहीं ग्लोबली जो है वो इम्पैक्ट डालती है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंदर। जापान जो है वो G7 का ग्रुप है, G7 ग्रुप का ये मेंबर है। इसके अलावा इट हैज़ लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज, येट इट्स ग्रोथ वॉज ड्राइवन बाय इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बताया गया कि इनके पास बहुत ही लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बावजूद इसके इनकी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है, और ये जो है वो टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर इन मामले में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ये लोग करते हैं। इसके अलावा अब हम साउथ कोरिया को समझते हैं कि साउथ कोरिया को लेकर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साउथ कोरिया इज़ पार्ट ऑफ द ग्रुप नोन एज आसियान टाइगर्स। साउथ कोरिया जो है वो एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा है जिसे आसियान टाइगर्स कहा जाता है। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ इन 1917 एंड 18। अब इसका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 1917 से लेकर 18 सेंचुरी में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। अगला पॉइंट है इट हैज़ हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड एक्सपोर्ट ड्राइवन इकोनॉमी। अगला पॉइंट है साउथ कोरिया हैज़ एमर्जेड एज अ ग्लोबल लीडर इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स एंड शिप बिल्डिंग्स। साउथ कोरिया जो है वो ग्लोबल लीडर के रूप में आया है, किन किन फील्ड में? इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में, ऑटोमोबाइल्स के मामले में और शिप बिल्डिंग के मामले में। लाइक अ जापान, साउथ कोरियाज इकोनॉमी गिव इट रीजनल एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस। इवन इट्स मिलिट्री पावर इज लिमिटेड कंपेयर टू मेजर पावर। इन सब के बावजूद इसका जो इकोनॉमी है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है और ग्लोबल स्तर पर जो है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है। अब इसकी भी जो मिलिट्री पावर है वो काफ़ी कमज़ोर है, काफ़ी लिमिटेड है इसकी, लेकिन बावजूद इसके जो है ये ग्लोबली काफ़ी इन्फ्लुएंस रखता है चीज़ों में, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल्स या शिप बिल्डिंग के जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, जिस वजह से भी इसका ग्लोबली इन्फ्लुएंस काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ये आपकी NCERT का सेकंड चैप्टर था जो कि अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर था।
जिसमें हमें कुछ कुछ अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर को समझना था, जैसे आसियान को समझना था, यूरोपीय यूनियन को समझना था, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में ये जो हमारा चाइनीज़ इकोनॉमी थी इसको समझना था। तो हमने इन सब चीज़ों पे जो जो इम्पोर्टेंट थे उन चीज़ों को हमने अच्छे से समझा है। अब हम अपने नेक्स्ट जो क्लास होगा आपका, या नेक्स्ट जो चैप्टर होगा, उसके ऊपर हम आगे ऐसे ही डिटेल्ड में समझेंगे।